नमस्ते, आप सभी का स्वागत है और आज हम करने जा रहे हैं मेगा रिव्यू 2 फ़िल्मों का, लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन का, प्रतीक बोराडे जी के साथ में। नमस्कार प्रतीक धन्यवाद जी, सर। नमस्ते, नमस्ते सर। आपका स्वागत है और धन्यवाद सर आप बुलाने के लिए एक बार फिर से। कल बॉलीवुड का एक मेगा रिलीज़ डे था। बहुत दिनों बाद इतने बड़े बजट की 2 फ़िल्में रिलीज़ हुईं हुँ, और आपने दोनों देखी। मुझे लगता है जी। कि आपको बहुत मेंटल स्ट्रेस भी हुआ होगा 2-2 फ़िल्में देखने के कारण। तो पहले हम बात कर लेते हैं रक्षाबंधन की। जी सर। तो इसके बारे में अधिक जानकारी नहीं थी लोगों की, तो पहले तो आप हमें इसका कथानक बताएँ कि इसका कथानक क्या है? और जी। जी सर। देखिए रक्षाबंधन को अगर हम ऊपर-ऊपर से देखें तो एक फैमिली ड्रामा फ़िल्म की तरह फ़िल्म को प्रमोट किया गया है और बाहर से अगर हम देखें तो फ़िल्म लगती भी है फैमिली ड्रामा की तरह। एंडिंग में उन्होंने हमें काफ़ी इमोशनल करने का भी प्रयास किया है। पर एक सटल वे में फ़िल्म जो बातें कहती है वो मुझे काफ़ी जगहों पर थोड़ी गलत लगी, प्रॉब्लमैटिक भी लगी। फ़िल्म की शुरुआत में एंडिंग से करना चाहूँगा। एंडिंग में यहाँ पर कुछ स्पॉयलर्स आएँगे, तो माफ़ी चाहता हूँ स्पॉयलर्स दे रहा हूँ मैं, कहानी के कोई बारे नहीं, में हम बात आजकल कर तो रहे मैं हैं। जितने रिव्यू देख रहा हूँ उसमें पूरी-पूरी कहानी सभी लोग बता रहे हैं। जब फ़िल्म आ ही हाँ, गई वो तो तो फिर मतलब स्पॉयलर्स होता भी ही आने है वैसे दीजिए। और वैसे भी रक्षाबंधन की कहानी बहुत ही ज़्यादा प्रेडिक्टेबल है। आप फ़िल्म शुरुआत में देखना शुरू करेंगे तभी से गेस कर लेंगे। तो एंडिंग में ये दिखाया है सॉरी अक्षय कुमार का जो कैरेक्टर है, उसकी 4 बहनें हैं। तो एक बहन का वज़न ज़्यादा है, एक बहन को साँवली दिखाया है, तीसरी बहन को एक थोड़ा लड़कों टाइप वो बाल वग़ैरह बनाकर रहती है और चौथी बहन है उसे अक्षय कुमार अपनी फ़िल्म में सबसे अच्छी बहन कहता है क्योंकि वो दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर है। रंग अच्छा है गोरी है वग़ैरह जो भी एक बहुत सुंदर मेरी सबसे अच्छी बहन अक्षय कुमार पूरी फ़िल्म में उसे कहता रहता है। अब ये जो बहन है उसकी शादी हो जाती है उस शादी के लिए भी उसे दहेज वग़ैरह वो देना पड़ता है और एंडिंग में उस बहन की हत्या कर दी जाती है, जिसकी एक ही बहन की शादी होती है और उसकी भी हत्या कर दी जाती है। अब हत्या होने के बाद आप देखिए अक्षय कुमार का जो कैरेक्टर है, वो वहाँ पर जाता है, उसे बहुत रोते हुए दिखाया है, पर वो कुछ रिएक्ट नहीं करता। उसके ससुराल वालों ने ही मारा है, ये उसे पता भी चलता है। जो पड़ोस वाले लोग हैं, वो ही बताते हैं कि भाई इनको डबल डोर वाला फ्रिज चाहिए था, इसलिए इन्होंने तुम्हारी बहन को मार दिया। ये बात अक्षय कुमार का कैरेक्टर वहाँ पर सुनता भी है, पर वो रोने के सिवा कुछ भी रिएक्ट नहीं करता और वो अपनी बहन को वापस लेकर के आता है अपने घर पर। अब आप मतलब मुझे नहीं लगता भारत में कोई भी ऐसा एक भाई होगा, जो अपनी बहन के साथ ये होने के ये इतना 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 भयानक अन्याय उसके साथ हुआ, उसकी हत्या कर दी गई, फिर भी वो कुछ रिएक्ट ही ना करे और वो वापस चला आए। मतलब ठीक है, उन लोगों को वो मारता या पुलिस के हवाले कुछ उन पर कार्रवाई करने मतलब कुछ तो उसको रिएक्ट करते हुए दिखाना चाहिए था ना, पर वो करते हुए नहीं दिखाया गया। मतलब उस सीन के माध्यम से फ़िल्म ये दिखाने का प्रयास करती है कि भारत में ये बातें इतनी आम हैं, इतनी कॉमन हैं कि इसमें किसी को कुछ अलग लगता भी नहीं है। जैसे कि ये बहुत रोज़मर्रा की बात है। और उसके अगले उसके आगे फिर फ़िल्म में ये कहा गया है कि 200 वर्ष पहले भारतीय तो पति की मृत्यु के बाद महिलाओं को जला देते थे, पर आजकल तो पति की मृत्यु का भी हम वेट नहीं करते। उससे पहले ही लड़कियों को जला दिया जाता है, मार दिया जाता है। ऐसा फ़िल्म में हाँ, कहा है। तो ये आ सबसे गया पहली यहाँ पर बात तो वोक इनपुट आ गया। नहीं, ये पूरी फ़िल्म ही आप देखिए राइटर है, थोड़ा वोक माइंडसेट से है, तो वो कितना सटल वे में ऑडियंस को पहले इमोशनल करते हैं, दहेज कुप्रथा को दिखाकर। देखिए, समाज की नकारात्मकता दिखाने से किसी को प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल समाज में जो नकारात्मक बातें हैं, जो कुप्रथा है, उस पर आप फ़िल्में बनाइए, दिखाइए, वो अलग बात होती है। पर ये फ़िल्म कई जगहों पर बहुत सारी बातों को ऐसे दिखाती है, जो जिनको एक तो एक्सेप्शन जो बातें हैं, उनको जनरलाइज़ करने का प्रयास करती है। जो एक्सेप्शन है, अपवाद है, उनको जनरलाइज़ करने का प्रयास करती है। तो एंडिंग में ये कहते हैं कि भाई 200 वर्ष पहले तो पति की मृत्यु के बाद जला देते थे, पर अभी तो पहले ही जला दिया जाता है। सबसे पहली बात तो जो सती कुप्रथा पर ये जो बात कर रहे हैं, वो एक ब्रिटिश और वामपंथियों के इतिहास से प्रभावित और प्रेरित वो बात लगती है। मैंने जब कल रिव्यू किया था, उसमें भी मैंने मीनाक्षी जैन जी की जो एक सती पर जो एक पुस्तक है, वो मैंने रिकमेंड की थी सभी को कि वो पुस्तक आप ज़रूर पढ़ना, किसी को इसके बारे में अगर अधिक जानकारी चाहिए।
तो ये तो एक बात हो गई। दूसरा, एक पूरी फ़िल्म देखने के बाद में ना आपके अंदर एक इतना फ्रस्ट्रेशन होगा, इतना गुस्सा होगा, इतना अंदर से आप दुखी होंगे, एक डिप्रेस्ड फ़ील करेंगे आप फ़िल्म देखने के बाद में। और सबसे महत्वपूर्ण, विवाह से आपका विश्वास ही उठ जाएगा। विवाह नाम से ही आपको चिढ़ हो जाएगी। इस प्रकार से पूरा इस विवाह की संस्था को उन्होंने फ़िल्म में प्रेज़ेंट किया है। कहा तो गया है कि भाई फैमिली फ़िल्म है। मैंने कल उदाहरण दिया था, जैसे आज से 20 वर्ष पहले सूरज बरजात्या जी की देखी कैसी फ़िल्में आती थी। उनको देखकर एक परिवार के आपस में जो रिश्ते होते हैं, संबंध होते हैं, उनमें एक और घनिष्ठता आती है, एक-दूसरे के प्रति प्रेम बढ़ता है। चाहे पेरेंट्स और बच्चों के बीच में हो या पति और पत्नी के बीच में हो, एक प्रेम हमारे आपस में और बढ़ता है, रिश्तों में विश्वास बढ़ता है। पर ये फ़िल्म ऐसी है, उस विश्वास को ही एक प्रकार से, विशेषतः विवाह के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, उस विश्वास को ही एक प्रकार से तोड़ने का काम करती है, उसके प्रति हमारे मन में चिढ़ आती है। मैंने कल सूरज बरजात्या जी की विवाह फ़िल्म का उदाहरण दिया था, बहुत सुंदर फ़िल्म है। जिस फ़िल्म को लिबरल्स बहुत हेट करते हैं। यूट्यूब पर अगर आप सर्च करेंगे तो उस फ़िल्म को ट्रोल करने वाले आपको कई सारे वीडियोज़ मिल जाएँगे, विवाह फ़िल्म को। क्योंकि उसमें जो एक बहुत ही स्वीट सी, प्यारी सी, जो एक आम भारतीय घरों में जैसा हम विवाह देखते हैं, उसको दिखाया है। इस कारण से कइयों को उसमें बहुत प्रॉब्लम लगता है। तो उससे एग्ज़ैक्टली अपोज़िट एक्सपीरियंस एक प्रकार से ये फ़िल्म देती है। समाज का इतना ज़्यादा नकारात्मक चित्रण करती है, इतना नेगेटिव चित्रण करती है कि वो पहली बात तो बिलीवेबल नहीं लगता, जिस प्रकार से कहानी दिखाई है, जो कैरेक्टर्स जिस प्रकार से लिखे गए हैं, वो कहीं से भी बिलीवेबल नहीं लगते हैं और बहुत ही ज़्यादा एक नकारात्मक चित्रण फ़िल्म में किया गया है। मैं तो कल ही मैंने कहा था कि अगर त्योहार के दिन या किसी भी दिन आपको डिप्रेस्ड फ़ील करने से, दुखी होने से, परेशान होने से, फ्रस्ट्रेट होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप बिल्कुल इस फ़िल्म को देख सकते हैं। जी, और इसकी जो कास्टिंग है वो कैसी है? कास्टिंग मतलब एक अक्षय कुमार को अगर छोड़ दे तो बाकी कोई मुझे पर्सनली किसी की भी परफ़ॉर्मेंसेस पसंद नहीं आए। वैसे भी ज़्यादातर जो नए-नए चेहरे ही सबको लिया लिया गया है। एक भूमि पेडनेकर जाना-पहचाना चेहरा है और भूमि पेडनेकर के कैरेक्टर के पिता का पात्र जिन्होंने निभाया है, वो एक थोड़ा-सा हमें उन्होंने देखा हुआ है इससे पहले। बाकी तो मुझे पर्सनली किसी की भी परफ़ॉर्मेंसेस फ़िल्म में पसंद नहीं आए। अक्षय कुमार ने अच्छा परफ़ॉर्मेंस दिया है, पर कई जगहों पर सटल वे में फ़िल्म बहुत सारी ऐसी बातें दिखाने का प्रयास करती है, जो गलत लगती है। जैसे कि एक और बात मैं बताऊँगा, फ़िल्म की शुरुआत में अक्षय कुमार का जो कैरेक्टर है, वो अपनी बहनों को लेकर जा रहा होता है, छोड़ने के लिए उनको। तो जो रास्ते पर कुछ लड़के हैं, वो छेड़ते हैं, ऐसा कुछ गलत कमेंट करते हैं बहनों के प्रति अक्षय कुमार की। तो अक्षय कुमार उन अपनी बहनों को आगे छोड़कर वापस आता है, उन लड़कों को बहुत पीटता है। और पीटने के बाद वो खड़ा होता है, माइक हाथ में लेता है और ये कहता है कि 3 बातें वो वहाँ पर बताता है कोई, पहली बात मुझे याद नहीं है, दूसरी बात वो ये कहता है कि अपने नाड़ों को थोड़ा सँभाल कर, मतलब थोड़ा कंट्रोल करो यहाँ पर जितने भी लड़के हैं। और तीसरी बात वो कहता है कि जो भी लड़के आगे से अगर किसी को छेड़ता है, किसी लड़की को, तो उसे उसके साथ ही शादी करनी पड़ेगी। मतलब उसे इतना फ्रस्ट्रेटेड दिखाया है, उसकी बहनों की शादी नहीं हुई इस कारण से कि वो ऐसे लड़कों के साथ तक अपनी बहनों का या लड़कियों का विवाह करने के लिए तैयार है, जो लड़कियों की छेड़खानी करते हैं या इतने इतने गंदी मानसिकता के हैं। उनके साथ तक वो शादी करने के लिए तैयार है। ऐसा, और एक और मैं सबसे महत्वपूर्ण बात बताना भूल गया। फ़िल्म की शुरुआत में देखिए अक्षय कुमार का जो कैरेक्टर है ना, उसे बहुत अपनी हिंदू संस्कृति का पालन करते हुए दिखाया है। मतलब वो बात-बात में भगवान का नाम लेता है, मंदिर में जाता है, पूजा करता है। ये ब ब शुरुआत में आपको बार-बार देखने को मिलेगा। और इस कैरेक्टर को, ये जो राम जी का भक्त है ये कैरेक्टर, उसे क्या करते हुए दिखाया है? उनका पारंपरिक पेशा ये है कि उनकी एक चाट की दुकान है और उस चाट की दुकान के माध्यम से वो महिलाओं को, गर्भवती जो महिलाएँ होती है ना, उनको पानी-पूरी देते हैं, ताकि उनको बेटा पैदा हो। बेटे की जो इच्छा होती है, वो महिलाएँ उनकी दुकान के बाहर लाइन लगाकर खड़ी होती है और वो उनको पानी-पूरी देता है। मतलब ये जो, एक तो देखिए बॉलीवुड की फ़िल्मों में ईश्वर की जो कोई भक्ति करता हो या हिंदू संस्कृति का पालन करता हो, ये दिखाया नहीं जाता। और जब दिखाते हैं तो उनको ऐसा दिखाते हैं कि भाई जो ऐसे परिवार होते हैं, उनमें तो बस लड़कों की चाह होती है, लड़कियों के साथ बस अत्याचार ही होता है, कन्याओं की वो बिल्कुल इच्छा ही नहीं करते और ऊपर से ऐसा बिज़नेस करते हैं कि एक अंधश्रद्धा, जो महिलाएँ हैं उनको पानी-पूरी खिलाकर आपको बेटा होगा ऐसा झूठा आश्वासन देते हैं। इस प्रकार के उनके पूरे परिवार को प्रेज़ेंट किया है और फ़िल्म के एंडिंग में यही अक्षय कुमार का कैरेक्टर, उसके जो पिता है, पत्थर लेता है और अपने पिता की फ़ोटो पर पत्थर फेंक कर मारता है और पिता की फ़ोटो को तोड़ देता है और ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाता चिल्लाता है कि आप लोगों ने हमें ऐसी सीख दी कि भाई हमें बस लड़की ही चाहिए, लड़की ही चाहिए। मतलब इतना एक मतलब
ठीक है, आप किसी एक परिवार की गलत मानसिकता दिखाए वो एक अलग है, पर ऐसा इन बातों को बहुत जनरलाइज करके फ़िल्म में उन्होंने दिखाया है। मैंने तो जितना देखी, मैं इतने छोटे से गाँव से आता हूँ, जो तालुका भी नहीं है। मैंने ज़्यादातर यही देखा है कि लड़की जब होती है तो मैंने रिएक्शन यही देखा है, भाई आप बहुत भाग्यशाली हो कि आपको बेटी हुई है, लक्ष्मी आई है आपके घर। पर इसमें एक बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक चित्रण और कई बातों को जनरलाइज़ करना सही नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये वोक इंडेक्स पे काफ़ी हाई स्कोर करेगी। वोक इंडेक्स बिल्कुल, पे आप बिल्कुल इसको सर। 10 में से कितने नंबर देंगे? वोक इंडेक्स में? मैंने 4 10 स्टार दिए थे। देखिए इससे कोई प्रॉब्लम नहीं नहीं, है कि वो समाज की नकारात्मक 4 हाँ। 4 स्टार तो आपने फ़िल्म को दिए थे, 4 में से हुँ, हुँ। 10 में से 4 तो आपने हुँ, फ़िल्म हुँ। को दिए थे। जो हुँ, फ़िल्म हुँ। का वोक इंडेक्स है, हुँ। उस वोक इंडेक्स में आप इसको तो बहुत हाई मार्क्स मिलेंगे ना? वाह! वोक इंडेक्स में तो हाई मार्क हाँ, उसमें तो बिल्कुल पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे इस उसमें इसे। 10 आउट ऑफ 10 इन वोक इंडेक्स। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं देखिए संजय सर, मैं यहाँ पर एक बात फिर से कहूँगा कि कुरीतियाँ दिखाना या कुछ सामाजिक जो कुछ कुप्रथाएँ होती हैं, उन्हें दिखाना अलग बात होती है। पर आप उन्हें अगर सामाजिक कुप्रथा की तरह दिखाएँगे तो ज़्यादा उचित होता है। पर जब आप उनको जनरलाइज़ करते हैं या धर्म के साथ जोड़ते हैं या फिर ये कहते हैं कि भाई ये तो इस देश की कल्चर का ही हिस्सा रहा है, तो ये बात गलत हो जाती है। ठीक है, आप एक किसी पर्टिकुलर परिवार की गलत मानसिकता दिखाएँ तो अलग बात होती है। पर आप तो ये दिखा रहे हैं कि भाई यहाँ पर अक्षय कुमार का जो कैरेक्टर जो अपनी बहनों से सबसे ज़्यादा प्रेम करता है, उसकी बहन की हत्या कर देते हैं ससुराल वाले, पर वो रिएक्ट तक नहीं कर पाता। मतलब ये इतनी आम बात जैसे आप दिखा रहे हैं फ़िल्म में, तो एक गलत चित्रण मुझे कम से कम लगा। जी, और इसको आप देते हैं 10 में से 4 च मार्क्स। चलिए, बिल्कुल। अब आते हैं जो हमारी बहुचर्चित लाल सिंह चड्ढा, चिट्ठा। जिसको कई लोग आजकल लाल चड्ढी भी बोल रहे हैं। तो लाल सिंह चड्ढा के लिए मैं आमिर खान का रूप धारण कर लेता हूँ और फिर आपसे पूछता हूँ, सबसे पहले तो इस फ़िल्म की जो स्टोरी जो फ़ॉरेस्ट गंप की स्टोरी पर आधारित है, हुँ। तो फ़ॉरेस्ट गंप पे मैंने ये भी सुना, कुछ और रिव्यूज़ में मैंने ये सुना कि फ़ॉरेस्ट गंप जो है वो 2 घंटे 20 मिनट की फ़िल्म थी और इसको बढ़ा के 3 घंटे का कर दिया है। तो इसका पौने मतलब 3 ये घंटे है का। कि हाँ, जो पौने 3 जो घंटे। पौने 3 घंटे का कर दिया है, तो इसका मतलब हुँ, अडैप्टेशन में भी बेईमानी है। बिल्कुल। 22 मिनट उन्होंने बढ़ा दिया है। मूल फ़िल्म 2 घंटे 22 मिनट की थी और ये 2 घंटे और 44 मिनट की फ़िल्म है। देखिए उन्होंने जो लग पूरी की पूरी फ़िल्म सीन टू सीन रीमेक है। केवल ओरिजिनल फ़िल्म में जो फॉरेस्ट गंप का कैरेक्टर है, उसकी जीवन की यात्रा के साथ में अमेरिका के इतिहास को दिखाया है। और यहाँ पर उसकी जगह पर बस भारत के इतिहास को उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को रिप्लेस कर दिया है। बाकी जो मूल ढाँचा है फ़िल्म का, उसमें उन्होंने कहीं पर भी कोई चेंज नहीं किया है। बस अमेरिका के इतिहास की जगह भारत के इतिहास की कुछ मुख्य-मुख्य भी नहीं कह सकते, कुछ सिलेक्टिव घटनाओं को जो राइटर को लगा कि भाई इन्हें दिखाना चाहिए, उन सिलेक्टिव घटनाओं को उन्होंने यहाँ पर दिखाया है। नहीं तो दिखाने के लिए तो और भी बहुत कुछ दिखाया जा सकता था। पर वो उन्होंने उनके पर्सपेक्टिव से जो उन्हें बातें लगी वो दिखाई है। बाकी थोड़े बहुत कुछ जगहों पर कुछ कैरेक्टर्स में चेंजेस दिखते हैं, पर वो बहुत माइनर है। जैसे कि ओरिजिनल फ़िल्म में जो एक फीमेल लीड कैरेक्टर था, उसे चाइल्ड अब्यूज़ का शिकार दिखाया था। पर यहाँ पर चाइल्ड अब्यूज़ की जगह उसके जो पिता हैं, फीमेल कैरेक्टर यानी करीना कपूर के कैरेक्टर के, उसके पिता को डोमेस्टिक वायलेंस करते हुए दिखाया है, अपनी पत्नी को मारते हुए दिखाया है। तो ये ऐसे कुछ माइनर चेंजेस 1-2 जगह पर हमें फ़िल्म में देखने को मिलते हैं। बाकी तो ओवरऑल फ़िल्म में ऐसा उन्होंने कोई चेंज भी नहीं किया है। और ऊपर से जो एक हाँ, एक जो महत्वपूर्ण चेंज ये फ़िल्म करती है वो ये कि ओरिजिनल फ़िल्म में जो लेफ्टिनेंट डैन टेलर का जो कैरेक्टर था, अमेरिका के एक लेफ्टिनेंट उनको दिखाया है, अमेरिकी सेना के और एक बहुत महत्वपूर्ण वो कैरेक्टर था। वो पात्र अपने देश के लिए बलिदान देना चाहता था। वो युद्ध भूमि पर ही वीर गति को प्राप्त होना चाहता था। पर फॉरेस्ट गंप उसे जब वो बहुत घायल अवस्था में होते हैं, तभी वो उनको बचाकर वापस लाता है। और इस कारण से डैन टेलर बहुत गुस्से में होता है कि मुझे बचाया क्यों? मुझे वीर गति को प्राप्त होना था। मेरे परिवार का पूरा इतिहास है, मेरे पिता, मेरे दादा, मेरे परिवार के कई सारे लोग देश के लिए वीर गति को प्राप्त हुए हैं, तो मुझे भी वही छोड़ देना चाहिए था। इस कारण से उसके मन में फॉरेस्ट गंप के लिए गुस्सा होता है। पर बाद में जीवन में जब वो जैसे-जैसे आगे बढ़ते हैं, तो डैन टेलर को भी पता चलता है कि फॉरेस्ट गंप ने जो किया या बचाया ठीक है, मतलब वो जीवन में हमें एक ईश्वर ने दूसरा अवसर दिया है, तो उसका हमें फ़ायदा लेना चाहिए। ऐसा एक उसे पता चलता है। तो ये एक कैरेक्टर महत्वपूर्ण था फॉरेस्ट गंप में।
पर यहाँ पर उन्होंने चेंज करके उसकी जगह पाकिस्तानी आतंकी का कैरेक्टर दिखाया है। कारगिल वॉर को दिखाया है, ओरिजिनल फ़िल्म में वियतनाम वॉर था, उसकी जगह यहाँ पर कारगिल वॉर लिया है। और फॉरेस्ट गंप अ, अपनी सेना के दूसरे जवानों को बचाने के साथ में ही उस पाकिस्तानी आतंकी को भी बचा कर लेकर के आता है। और फिर उस पाकिस्तानी आतंकी के प्रति आगे पूरी फ़िल्म में सिम्पैथी पैदा की गई है। तो ये हुँ, सबसे हुँ, पहली बात तो हुँ, ये चेंज करने की आवश्यकता क्या थी? कोई हुँ, कोई कोई को सेंस ही नहीं ना, आप एक फौज एक सेना के जवान, लेफ्टिनेंट उनके कैरेक्टर की जगह पाकिस्तानी आतंकी को डाल दे रहे हैं और ऊपर से चलो फॉरेस्ट गंप लेकर के आता है कि भारतीय सेना में किसी ने जांच भी नहीं की कि वो कैरेक्टर कौन है, क्या है, उल्टा जो मेडिकल कैंप दिखाया है भारतीय सेना का, वहां पर उसकी पूरी देखभाल की जाती है उस आतंकी की। उसकी पूरी दवाइयाँ वगैरह, खाना-पिलाना सब कुछ उसका होता है। तो क्या भारतीय सेना में इतना भी वो लोग किसी की जांच-पड़ताल नहीं करते क्या? किसी को मेडिकल कैंप में लाने से पहले? और वो कैरेक्टर बाद में इंडिया टुडे पर मतलब रूपा अंडरवियर बनियान की उनकी बड़ी कंपनी वो दिखाई है और वो उस कैरेक्टर के साथ में इंडिया टुडे पर लाल सिंह चड्ढा का और उस पाकिस्तानी आतंकी का फोटो आ रहा है, पर फिर भी किसी को कुछ पता ही नहीं चल रहा और वो पाकिस्तानी आतंकी वापस अपने पाकिस्तान में चला जाता है, वहां पर स्कूल खोलता है। तो ऐसा उस कैरेक्टर के प्रति एक सिंपैथी पैदा हुआ, मतलब ये दिखाया कि वो भटका हुआ था कुछ लोगों के गलत बहकावे में आकर, पर बाद में लाल सिंह चड्ढा उसे सही रास्ते पर लाता है। अब इस चेंज का क्या सेंस था? मुझे सच में समझ में नहीं आया। मुझे तो लगता है कि ये जो ख़ास तौर से जो खान फैक्ट्री है, तीनों खान जो है, ये पाकिस्तान के प्रति तो अत्यधिक सहानुभूति रखते ही हैं क्योंकि इनके रिश्तेदार भी उधर हैं। इनके रूट्स भी उ उसी एरियाज़ में हैं। तो मुझे लगता है कि ये इनकी ख़ास बात है। ये बड़े अशराफ़ लोग हैं ना, तो ये अशराफ़ लोग अपने आप को वैसे भी ये समझते हैं कि ये बाहर से आए हुए हैं, फ़ॉरेनर हैं और इन्होंने हमको कॉलोनाइज़ किया है, तो इसलिए वो पाकिस्तान के प्रति बड़ा नरम दिखते हैं। तो मुझे तो ये ओवरऑल एक पूरे बॉलीवुड की ही यही मानसिकता लगती है, क्योंकि इससे पहले भी कई सारी फ़िल्में हमने ऐसी देखी हुई है, जैसे कि आलिया भट्ट की एक राज़ी नाम की फ़िल्म आई थी। उसमें भी यही पाकिस्तान को बहुत उन्होंने मासूम दिखाने का प्रयास किया था। उल्टा हमारी जो रॉ है, उसको उन्होंने बहुत असंवेदनशील दिखाया था, इनसेंसिटिव दिखाया था और दूसरी तरफ जो पाकिस्तानी सेना है, उसको उन्होंने बड़ा मासूम तरीके से प्यारे तरीके से दिखाया था। केवल राज़ी नहीं, और भी बहुत सारी फ़िल्मों के हमें ऐसे उदाहरण मिलेंगे, जहाँ पर बॉलीवुड का ये जो पाकिस्तान के प्रति सॉफ्ट रवैया है, वो हमें कई बार देखने को मिलता है। और एक और जो एक महत्वपूर्ण चेंज फ़िल्म में हमें एक बात जो लगती है 1977 से लेकर के उन्होंने अभी तक का इतिहास उन्होंने दिखाया है। अब 1977 मतलब फ़िल्म की जब शुरुआत होती है, वो दिखाया है, इमरजेंसी हटने का समय दिखाया है। घोषणा हो रही थी रेडियो पर कि भाई इमरजेंसी को खत्म कर दिया गया है। वहाँ पर लाल सिंह चड्ढा को बच्चा दिखाया है, एक बाल कलाकार दिखाया है, 8-9 वर्ष उसकी आयु होगी वहाँ पर। इसके बाद अगले सीन में 1983 का वर्ल्ड कप भारत को जीतते हुए दिखाया है। मतलब 6 वर्ष का समय बीत चुका है, 1977 से 83 तक, और उस बच्चे की आयु ही नहीं बढ़ती। वो जैसा का तैसा वही कैरेक्टर उन्होंने 1983 के समय भी लिया है। इसके बाद में फिर ऑपरेशन ब्लू स्टार, इंदिरा गांधी की हत्या और सिख भाइयों के साथ जो कत्लेआम हुआ था, नरसंहार हुआ था, वो दिखाया है। और फ़िल्म उसके बाद डायरेक्ट 1990 में आ जाती है, 1990 के समय में, और यहाँ पर लाल सिंह चड्ढा को बहुत पूरा बड़ा दिखाया है, कॉलेज में जाते हुए दिखाया है। 22, 23 या 24 वर्ष उसकी वहाँ पर आयु हमें दिखती है। अब 1983 से 1990 तक 7 ही वर्ष बीते हैं, पर वो डायरेक्टली उसकी आयु कर भी 12 से 15 वर्ष बढ़ी हुई हमें दिखाई देती है। चलो ये भी हम इग्नोर करते हैं। अब 1990 में रथ यात्रा का सीन दिखाया है, अयोध्या की रथ यात्रा का, जहाँ पर लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा लेकर के जा रहे होते हैं और कॉलेज कैंपस मतलब कॉलेज में जहाँ पर ये सब होते हैं बच्चे, उनके सामने से ही ये जाते हैं। इसके बाद में फिर बाबरी को गिराया जाना और मुंबई में हुए दंगे, मुंबई में हुए बम ब्लास्ट, ये सब बातें उन्होंने दिखाई है। अब और ये सब बातें उन्होंने बस छोटी-छोटी न्यूज़ क्लिप के माध्यम से दिखाई है। अब एक छोटा-सा कहीं पर रेफरेंस कश्मीर में हुए हिंदुओं के नरसंहार का भी दिया जा सकता था, और उसका कहीं पर भी रेफरेंस एक सिंगल जगह पर भी हमें नहीं मिलता है। तो हाँ, इतिहास को भी उन्होंने अपने तरीके से, उनको जो-जो बातें लगी वही उन्होंने फ़िल्म में दिखाने का प्रयास किया। वो भी टाइमलाइन अगर देखें या कैरेक्टर्स की जो एज जिस प्रकार से चेंज होती है, उसमें भी काफ़ी गलतियाँ दिखाई देती है। ये जो आपने ऐज की बात की, इसको लेके काफ़ी टिप्पणियाँ आ रही हैं कि ये पूरी तरह से मिसकास्ट मूवी है कि हुँ, एक 57 साल का आमिर खान जो हुँ, है,
उसको यंग दिखाने के लिए वो वीएफएक्स से इतने सारे उसमें चेंजेस किए जाते हैं कि वो पूरा का पूरा जो उसकी सिनेमाटोग्राफी चेंज हो जाती है और उसे साफ दिखाई देता है। दूसरे 41 साल की करीना, वो 20 साल के रोल में कास्ट होती है और 41 साल की मोना सिंह है, वो 60 साल की लेडी के रूप में कास्ट होती है। तो इनको क्या बॉलीवुड में एक्टर एक्ट्रेसेस का अकाल पड़ गया है कि इस तरह की कास्टिंग इनको करनी पड़ रही है? देखिए, आमिर खान जहां पर उसे डी एजिंग करके जो भी उनकी कुछ तकनीक होती है, उसके माध्यम से कम आयु में जहां पर दिखाया है, वो तुरंत पता चलता है। चेहरा सही नहीं लग रहा था, वो कहीं से भी 20-22 से 23 वर्ष का वो कॉलेज का लड़का नहीं लग रहे थे। तो मतलब किसी कम आयु के एक्टर को लेकर उसको थोड़ा ज्यादा आयु में दिखाना, वो मेरे ख्याल से ज्यादा सही लगता है। और आप डायरेक्ट आमिर खान को जो 55 साल से भी ज्यादा आयु है, उसको लेकर आप उसे 20 साल का कर रहे हैं, वो नहीं ठीक, बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता। और ऊपर से जो सबसे गलत बात मुझे जो फिल्म में लगी, आप अगर टॉम हैंक्स का फॉरेस्ट गंप में परफॉर्मेंस देखेंगे, तो वो बहुत मैच्योर लगता है। उन्होंने कहीं पर भी जो एक लो आईक्यू के जो व्यक्ति का कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया है, उसे कहीं पर भी अपमानजनक तरीके से उन्होंने प्ले नहीं किया। बहुत रिस्पेक्टेबल वे में दिखाया है और कहीं पर भी ओवर वो नहीं कर रहे। अब आमिर खान को अगर आप देखेंगे ना, शुरुआत से ही वो मतलब वो बार-बार ऐसे अंदर-अंदर करके और इधर-उधर चेहरा करके और बहुत ओवर उन्होंने कर दिया है और वो कई जगहों पर बहुत अपमानजनक लगता है। वो बिल्कुल भी रिस्पेक्टेबल नहीं था। तो एक तो परफॉर्मेंसेस भी गलत तरीके से थे और जो आपने मोना सिंह की बात की, अ, मतलब ठीक है, मतलब अभी उन्हें कम आयु में भी दिखाया है 1970 के समय में, पर वहाँ पर वो उतनी कम आयु में लगती भी नहीं। तो कुछ ऐज में कुछ जो उनको डिफरेंस है ना फ़िल्म में, वो ज़्यादा देखने को नहीं मिलता मोना सिंह के कैरेक्टर में भी। इसमें ये भी बात आई कि ये जो पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है फॉरेस्ट गंप का, हुँ। जिसमें कुछ लो आईक्यू के लोगों को वियतनाम हुँ, वॉर हुँ, के हुँ। लिए रिक्रूट किया गया था अमेरिका द्वारा, उनको मैकनमारा मोरान बोलते थे। और वो मैकनमारा मोरान जो है, वो उनको वहाँ पर स्पेशल फोर्सेस में रिक्रूट करके और लेके गए। भारत के परिप्रेक्ष्य में तो ये हो ही नहीं सकता, ये संभव ही नहीं है, क्योंकि हमारी स्पेशल फोर्सेस की और हमारी आर्मी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो इतनी हाई हैं कि इस तरह का लो आईक्यू का व्यक्ति तो रिक्रूट हो ही नहीं सकता। इसीलिए बिल्कुल। जनरल वेद मलिक जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रह चुके हैं, उनका कल कमेंट देख रहा था मैं। उन्होंने कहा कि इफ एनीवन थिंक्स दैट मैकनमारा मोरॉन कैन बी इंडक्टेड इनटू इंडियाज स्पेशल फोर्सेस इज हिमसेल्फ अ मोरॉन। तो ये अ फ़िल्म क्या है, एक मोरॉनिक तरीके से ही अडैप्ट कर ली गई है। उन्होंने कहीं पर भी कोई चेंज नहीं किया। इवन कुछ कैरेक्टर्स को जो कुछ वस्तु खाते हुए दिखाया ना, उसमें तक उनको चेंज करने जैसी बात नहीं लगी। ठीक है, आपने चॉकलेट की जगह गोलगप्पे दिखा दिए, वो अलग बात है। पर उसके बाद फॉरेस्ट गंप एक सीन में आइसक्रीम खाता है। उसे जब गोली लगती है, जब वो मेडिकल कैंप में होता है, इलाज चल रहा होता है, उस समय उसको आइसक्रीम खाते हुए दिखाया, तो उसकी जगह यहाँ पर उन्होंने कुल्फी दिखा दी है। मतलब सीन टू सीन रीमेक। और वो जैसे लेट कर वहाँ पर आता है, तो यहाँ पर भी आमिर खान को लेट कर आते हुए दिखाया है। इवन उन्होंने जो कुछ एग्जैक्टली जो जैसी चीजें हैं वैसी की वैसे ही उठाकर उन्होंने यहाँ पर डाल दी। और क्रिएटिविटी जहां पर उन्होंने दिखाई, वो कहाँ दिखाई? बस एक आर्मी ऑफिसर को उन्होंने पाकिस्तानी आतंकी में चेंज कर दिया। ये एकमात्र क्रिएटिविटी इस पूरी फिल्म में हमें दिखाई देती है। बाकी तो मुझे पूरी क्रिएटिविटी कहीं पर दिखाई नहीं दी। मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें मैंने सुना 14 साल लगा दिए इस फिल्म को बनाने के लिए। 8 साल तो राइट्स लेने में लग गए और उसके बाद में फिल्म बनाने में और कुछ साल लगे। भाई 14 साल में आपने क्या क्रिएटिविटी दिखाई कि एक आर्मी ऑफिसर के कैरेक्टर को आपने पाकिस्तानी आतंकी में बदल दिया। बाकी तो पूरी फिल्म में कुछ चेंज ही नहीं है। और ठीक है, अमेरिका के इतिहास की जगह भारत की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को डाल देने कोई बहुत बड़ा उन्होंने तीर नहीं मार दिया है। 1977 से आज के समय में जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं नेट पर अवेलेबल है, 5 मिनट सर्च करने में लगते हैं या उसकी भी आवश्यकता नहीं है। आपको जो दिखानी है महत्वपूर्ण घटनाएं दिखा दो। इसमें कौन सा उन्होंने क्रिएटिविटी दिखाई है? कुछ भी नहीं। जी, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कुछ-कुछ कि और एक इनको एक और बात मैं क्योंकि ऐड करना चाहूंगा। ओरिजिनल जी, फिल्म फॉरेस्ट गंप को अमेरिका के इतिहास की टॉप 25 कंजर्वेटिव मूवीज में उसका नाम आता है।
अभी भी कोई अगर विकिपीडिया पर जाएगा, फॉरेस्ट गंप के आर्टिकल को पढ़िए, नीचे उसको जो एक्सप्लेनेशन पढ़ने को मिलेगा ना, अलग-अलग जो वहाँ के बुद्धिजीवी है, क्रिटिक्स है या अलग-अलग पत्रकार है, उनके फॉरेस्ट गंप के बारे में रिएक्शन पढ़िए। उन्होंने उसे बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिव मूवी कहा है। एक तो देखिए वियतनाम वॉर को अमेरिका में उस समय बहुत ज़्यादा एक पूरे वहाँ के जो लेफ्टिस्ट वगैरह थे, अमेरिका को बहुत क्रिटिसाइज़ कर रहे थे। उस समय बड़े-बड़े आंदोलन हो रहे थे वियतनाम वॉर को रुकवाने के लिए। पर फॉरेस्ट गंप को अगर आप देखेंगे ना, तो ये जितने भी आर्मी ऑफिसर्स दिखाए हैं, उन्हें ही उल्टा वियतनाम में विक्टिम दिखाया है। जो एक सीन वहां पर वियतनाम में हमें देखने को मिलता है, उसमें अमेरिका की जो आर्मी है, सेना है, उन पर ही हमला होते हुए हमें दिखता है और वही वहां पर वीरगति को प्राप्त हो रहे हैं। तो अमेरिका के वियतनाम में अत्याचार तो उन्होंने दिखाया ही नहीं है, उल्टा अमेरिकी की सेना को ही वियतनाम में विक्टिम उन्होंने दिखाया है। और ऊपर से अमेरिका में आने के बाद में जो कुछ इतने बड़े आंदोलन वगैरह हो रहे होते हैं वियतनाम वॉर को रुकवाने के लिए, उसको भी कोई पूरा पॉजिटिव वे में उन्होंने नहीं दिखाया है। जो जेनी का कैरेक्टर है, वो कुछ ब्लैक कम्युनिटी के लोगों के साथ में, ये जो एंटी वॉर मूवमेंट चलाने वाले लोग होते हैं, उनके साथ जेनी को दिखाया है। ब्लैक कम्युनिटी के लोग होते हैं और वो ये एंटी वॉर मूवमेंट भी चला रहे हैं, ब्लैक कम्युनिटी के लोगों पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसकी वो बात कर रहे हैं और उस उनके साथ जेनी को रहते हुए दिखाया है और वहां पर जेनी पर अत्याचार हो रहे हैं। मतलब वो जो ग्रुप है, एंटी वॉर मूवमेंट चलाने वाला जो ग्रुप है, उनके साथ जेनी है और वहां पर जेनी पर अत्याचार हो रहा है। मतलब उस एंटी वॉर मूवमेंट चलाने वाले ग्रुप को भी वो कोई पॉजिटिव वे में नहीं दिखा रहे वहां पर फॉरेस्ट गंप में। तो बहुत सटल वे में जो एक वहां की रिपब्लिकन पार्टी से जुड़े हुए लोग या कंजर्वेटिव थॉट्स रखने वाले जो या नेशनलिस्ट जो लोग हैं अमेरिका के, उन्होंने उस फिल्म को बहुत पसंद किया था। इसके अलावा फॉरेस्ट गंप को बहुत ज्यादा रिलीजियस दिखाया है। उसकी माँ उसे बचपन से ही ये सीख देती है कि भाई ईश्वर चमत्कार करते हैं, ईश्वर की ये सीख है और चर्च में उसे कई बार जाकर प्रार्थना करते हुए दिखाया है। इवन फिल्म में एक दो जगह पर जब वो प्रार्थना करते हुए दिखाया है ईश्वर से, यार अगर तुम हो तो ऐसा हो जाए। उसके बाद तुरंत तूफान आता है, सारी बोट्स डूब जाती है, इनकी अकेले की एक बोट बच जाती है और उसके बाद उनका श्रिम्प का बिजनेस चलने लग जाता है। तो गॉड के अस्तित्व को वो बहुत स्ट्रांगली दिखाते हैं और एक चर्च में उन्हें पूजा वगैरह करते भी दिखाया है। पर लाल सिंह चड्ढा को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर उसे एथिस्ट बना दिया है। वो कहीं पर भी रिलीजियस नहीं है। यहाँ पर उसे गुरुद्वारे में पूजा वगैरह करते हुए या जो भी है प्रार्थना करते हुए दिखाया जा सकता था। पर यहाँ पर लाल सिंह चड्ढा का कैरेक्टर कहता है एक सीन में कि मजहब है ना कभी-कभी मलेरिया फैलाता है। मजहब कभी-कभी मलेरिया फैलाता है। ये उसे बोलते हुए दिखाया है कि भाई तू पूजा पाठ क्यों नहीं करता है? ऐसा पूछता है ये पाकिस्तानी आतंकी का कैरेक्टर। तो वो कहता है कि भाई मजहब है ना कभी-कभी मलेरिया फैलाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा चेंज उस कैरेक्टर की मूल भावना में उन्होंने कर दिया है। जी, तो ओवरऑल लगता है कि इट इज़ अ वेरी पुअर एडैप्टेशन। इसको बिल्कुल उन्होंने ध्यान नहीं रखा कि भारत में जो भारतीय आर्मी का और जो भी लड़ाइयाँ भारत ने लड़ी हैं, उनके प्रति हुँ, जनता में और न केवल जनता में, बुद्धिजीवियों में, सभी में लगभग इक्के-दुक्के को छोड़ दें पागल कम्युनिस्ट टाइप के, तो हुँ। 99.9999% जो जनता है, वो उसको बहुत सम्मान से देखती है। इसका भी ध्यान उन्होंने नहीं रखा और अभी तो बिल्कुल जिस प्रकार का माहौल उस समय 60s 70s में 60s अर्ली 70s में वियतनाम वॉर के प्रति अमेरिका में था, उसको यहाँ हुँ। पर रेप्लिकेट करने का प्रयास किया, बिना सोचे समझे कि उसका यहाँ पर संदर्भ बन भी रहा है या नहीं। क्या ये कहना सही होगा? और हाँ भाई आपने कम्युनिस्टों का उल्लेख किया तो मुझे याद आ गया फॉरेस्ट गंप में वो जो ग्रुप दिखाया था ना एंटी वॉर मूवमेंट वालों का जो ब्लैक कम्युनिटी के लोग उसमें कई सारे दिखाई देते हैं उनको भी कम्युनिस्ट दिखाया था वहां पर चे गुवेरा का फोटो बैक में दिखाई देता है और भी जो कम्युनिस्ट लीडर है उनका फोटो बैक में दिखाई देता है तो उनको भी वहां पर उन्होंने कम्युनिस्ट दिखाया था कि वो लोग मिलकर वियतनाम वॉर या एंटी वॉर मूवमेंट चला रहे थे अब अगर इनको भारत में अडॉप्ट करना था ना इस बात को वो 1962 का वॉर दिखा सकते थे कि भाई जब पूरा देश भारत के साथ खड़ा था तब ये कम्युनिस्ट चाइना के साथ खड़े थे तो वो एक रेफरेंस सही बैठता कि भारत में ये जो कम्युनिस्ट थे वो उस समय चाइना का साथ दे रहे थे या भारत के विरोध में खड़े थे या और भी कुछ मतलब आपको अगर कुछ एकदम एग्जैक्टली अडॉप्ट करना है या फिल्म की जो मूल भावना है या अमेरिका में उसे जो एक बहुत ही स्ट्रांगली कंजर्वेटिव मूवी कहा जाता है तो वो फिल्म की मूल भावना अगर उनको वैसे की वैसी रखनी थी तो यहाँ पर भी किसी कम्युनिस्ट ग्रुप को देश के खिलाफ या आर्मी के खिलाफ लड़ते हुए दिखाना चाहिए था इवन अमेरिका में तो वियतनाम वॉर का संदर्भ ही अलग है वो दूसरे देश में जाकर वहां पर लड़ रहे थे भले ही वो कम्युनिस्टों के खिलाफ लड़ रहे हो जो भी हो पर फिर भी उन्होंने उसे पॉजिटिव वे में दिखाया है अपनी आर्मी को निगेटिव वे में नहीं दिखाया पर भारत में तो भाई और बहुत अच्छी तरीके से इन सब बातों को प्रेजेंट किया जा सकता था अगर सच में किसी की करने की भावना होती तो
बिल्कुल वही बात है, यदि किसी की करने की भावना होती तो। तो चलिए अब आप अंत में अपना निर्णय बता दीजिए, 10 में से मैंने तो कितने नंबर? मैंने तो 0 स्टार दिए थे क्योंकि क्रिएटिविटी कुछ भी नहीं है, रीमेक है, ऊपर से जो चेंज है वो आप पाकिस्तानी आतंकी बना रहे हो, तो ये कोई उन्हें एक 0% भी क्रिएटिविटी यहाँ पर नहीं दिखाई है। तो बिल्कुल, बिना किसी संदेह के 0 स्टार। 0 स्टार, ओके। बिल्कुल। 0 आउट ऑफ 10 लाल सिंह चड्ढा को दे रहे हैं प्रतीक जी, और रक्षाबंधन को दे रहे हैं 4 आउट ऑफ 10। चलिए इसी के साथ हम इसको यहीं समाप्त करेंगे। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद प्रतीक जी। धन्यवाद जय सर, हिंद, धन्यवाद। वंदे मातरम। जय वंदे मातरम।